भागी जी, बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो ये टिकटें वितरण हुई हैं जी, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा हुआ कांग्रेस ने जो टिकटें वितरण की हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, क्या लगा आपको? कांग्रेस से पहले भाजपा ने अपनी टिकटों की सूची जारी की और भाजपा की इन टिकटों को लेकर, लिस्ट को लेकर, सूची को लेकर बगावत हुई और ये पोल खुल गई कि भाजपा कोई अनुशासित दल नहीं है। भाजपा में जिस तरह से टिकटों को लेकर बगावत नजर आई, लोगों को लगा ही नहीं कि भाजपा जैसे अनुशासित दल में भी इस कदर इतने बड़े पैमाने पर बगावत हो सकती है। कहीं कोई मानदंड नज़र नहीं आया, कोई पैमाना नज़र नहीं आया, कोई नैतिकता नज़र नहीं आई, कोई सिद्धांत नज़र नहीं आया। भाजपा की सिद्धांतवादी राजनीति की पोल खुल गई। आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। ये वास्तविकता है। वॉशिंग मशीन का अब ये पता नहीं है कि वो भाजपा की साइड रखी है या कांग्रेस की साइड रखी है। दोनों दलों का चरित्र बेनकाब हो चुका है। जनता समझ चुकी है कि सत्ता की लूट मची है, ये चुनाव नहीं है, ना कोई लोकतंत्र जैसा दृश्य नजर आ रहा है। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ जी। भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिसमें नैतिकता की परखचें उड़ी हैं, धज्जियाँ उड़ी हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी दुहाई दी जाती है कि जनहित की, राष्ट्रहित सर्वोपरि। मुझे ये समझ नहीं आता कि हिसार में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है जो वर्तमान सरकार में मंत्री है और विगत मनोहर लाल सरकार में भी मंत्री रहे, श्री कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता जी वो व्यक्ति हैं जिनके मंत्री काल में एक स्कैंडल हुआ जिसको हम प्रॉपर्टी आईडी स्कैंडल बोलते हैं, जो लोकायुक्त में पहुंच चुका है। जो लोकायुक्त में पहुंच चुका है, जिसमें आईएएस अधिकारी तक तलब हैं और सरकार पर बड़े भयंकर इल्जाम हैं। भाजपा सरकार की चूल्हे हिला रखी हैं प्रॉपर्टी आईडी स्कैंडल ने। अब ये प्रॉपर्टी आईडी पॉलिसी नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी स्कैंडल है और इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सिस्टमेटिक स्कैंडल है। जनता में त्राहिमाम है, हाहाकार है, पब्लिक बेहद परेशान है। सरकार खुद इस जिन्न को बोतल में बंद नहीं कर पा रही है। ये कमल गुप्ता जी हैं जिनके कार्यकाल में ये सब लागू हुआ। इसके बावजूद भाजपा ने, भाजपा आलाकमान ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने टिकट दी उसी व्यक्ति को जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इनके मंत्रिमंडल काल में ये हुआ। कमल गुप्ता जी जब जगह जगह जा रहे थे, पार्षदों ने भी उनके समक्ष मसला रखा, जनता भी चिल्लाई, उन्होंने कभी कोई संतोषजनक इसका जवाब नहीं दिया। लोकायुक्त में ये बात एक स्कैंडल के रूप में है, लेकिन वहाँ ये लगा कि शायद नवीन जिंदल जो कि सांसद हैं भाजपा के, उनकी माता सावित्री जिंदल जी को टिकट दी जाएगी। वो विश्व की सबसे धनी स्त्रियों में गिनी जाती हैं, लेकिन टिकट से उन्हें भी वंचित कर दिया गया। लेकिन यहाँ जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो राज्यसभा सांसद बनाया है किरण चौधरी को, जो कांग्रेस से भाजपा में आई और आते ही राज्यसभा सांसद बना दिया, उसके तुरंत बाद उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी विधानसभा का टिकट थमा दिया। लेकिन जो एक बड़े उद्योगपति हैं, उनकी माता सावित्री जिंदल जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी टिकट काट दी गई। ये कौन सी रणनीति है? क्या दिखाना चाहते हैं? जी, सावित्री जिंदल स्वर्गीय जिंदल साहब की, ओपी जिंदल जी की धर्मपत्नी है और वो एक बड़े नेता थे वैश्य समाज के, और बड़ी ही मिन्नत करके नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र से इन्होंने टिकट दी और वो सांसद निर्वाचित हुए। उनकी माताजी को इन्होंने टिकट नहीं दिया और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिस पर प्रॉपर्टी आईडी स्कैंडल का एक किस्म का कलंक है, और उन्हें इग्नोर कर दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करने तक पर उतर आई। शायद भाजपा ये दिखाना चाहती हो कि हम वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते और नवीन जिंदल जी की माता हैं, हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि किरण चौधरी जी अभी जुमा 4 दिन नहीं 2 दिन हुए एकदम से आकस्मिक रूप से भाजपा में आई, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। चलो भेज दिया गया,
एक पैंतरे की राजनीति हो सकती है, लेकिन साथ ही सूती चौधरी उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया गया। ये वंशवाद की परिभाषा में आता है या नहीं, ये भाजपा स्पष्ट करे। ये बड़ा सवाल है ये और भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेके भाजपा घेरे में है। भाजपा ने सभी जो भेद रेखाएं थी नैतिकता की, सिद्धांत की, वो सब खुद मिटाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इनके पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। आज भाजपा में टिकटों को लेकर हाहाकार है। रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति, ये मैं आपसे सवाल करना चाहता था, लेकिन एक बात जो कहना चाहता हूँ, जिसका नाम ही कमल गुप्ता हो और जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल हो, तो उसकी टिकट कटना तो असंभव है जी। कीचड़ से उपजता है कमल, लेकिन कीचड़ में धंस गया कमल। सच्चाई बस ये है। ये बड़ी बात है जो, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आज रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति को चलो टिकट से वंचित कर दिया गया, एक अलग बात है, लेकिन उनके आंसू निकल आए और उनको ये कहना पड़ा कि झंडा भी वही है, डंडा भी वही है, एजेंडा भी वही है, लेकिन मुझे टिकट से वंचित कर दिया गया, और वो रो पड़े। ये कम दुखद बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो वर्तमान दौर है भाजपा का, इसको खट्टर युग कह सकते हैं आप। ये खट्टर युग की भाजपा है और इसमें जो खट्टर साहब चाहेंगे वही होगा और वही हो रहा है। बागी जी, रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था जी। तो रीढ़ की हड्डी हटा दी गई तो वो कैसे स्टैंड हो पाएगी? जी, बहुत कम लोग जानते हैं रामविलास शर्मा जी डॉक्टर मंगल सेन की पीढ़ी के नेता हैं और उनके सानिध्य में वो राजनीति में रहे हैं और चलते आए हैं। डॉक्टर मंगल सेन के बाद वो वरिष्ठतम नेता कहलाते हैं। शायद मनोहर जी उनके बाद ही सक्रिय हुए या जाने गए, बेशक ये पृष्ठभूमि में रहे हों। रामविलास शर्मा जी ने देवीलाल के साथ, जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के साथ बहुत काम किया है। नए युद्ध आंदोलन में काम किया है जब डॉक्टर मंगल सेन सक्रिय थे, और वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं और विधानसभा में अच्छे से भाजपा की नीतियों का पक्ष रखते रहे हैं, समाज में सक्रिय रहे हैं। लेकिन उन्हें जिस तरह से इग्नोर किया गया वो बड़ा शर्मिंदगी का वायस है, बहुत ही दुखद है। उनका रोना, उनके आंसू मुझे लगता है कि परले ज़रूर लेके आएंगे, चाहे भाजपा उन्हें आज की तारीख में कमज़ोर समझे या इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन इसका असर भाजपा के ऊपर पड़ेगा और श्राप के रूप में ही पड़ेगा, जो मुझे लगता है। श्राप, मैं वो धार्मिक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि उनके साथ जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो उनको इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए था जिस तरह से हुए हैं। लेकिन वजह क्या है ये तो भाजपा ही बेहतर जानती है। भाजपा एक तरफ तो उनको वरिष्ठतम, आदरणीय और सब कुछ कहती है, दूसरी ओर उनको रुला दिया गया। अब सच्चाई या तो आंसू हैं या फिर भाजपा का सम्मान है, दोनों में से एक चीज़ तो झूठी है। अब बाकी जी, इसमें बड़ा सवाल जो उठता है, इस समय बात करें हरियाणा की, बात करें पूर्व मंत्री सोनीपत से कविता जैन, वो भी धाड़े मार मार कर रो रही हैं। उनके जो पति हैं राजीव जैन, उन्होंने भी आजाद नामांकन भरा है। सिस्टम क्या है, ये हुआ क्या है, चल किसकी रही है, क्या लग रहा है आपको? जी, राजीव जैन जी मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के प्रेस एडवाइज़र रहे। मैं भी चौधरी बंसीलाल जी के काफ़ी करीब रहा हूँ और वो इकट्ठे हम रहे हैं और वो मेरे मित्र भी हैं। राजीव जैन जी मनोहर लाल सरकार में भी मीडिया एडवाइज़र रहे हैं मुख्यमंत्री के, और उनकी पत्नी वो भी मंत्री रही हैं कविता जैन। लेकिन कविता जैन को भी चौराहे पर आकर रोना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि टिकट वितरण को लेके, चाहे हम ये कहें कि भाजपा ये कहे कि ये महत्वाकांक्षा हम सबकी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष तो है और बड़े पैमाने पर असंतोष है। और ये आज राजीव जैन को नामांकन करना पड़ गया और वो भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ, तो ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। भाजपा बेशक कुछ भी कहे या कुछ लोगों को महत्वाकांक्षी कहे, मनोहर लाल जी भी 2 बार चुनाव लड़ चुके विधानसभा का, उन्होंने भी तीसरी बार टिकट लिया और वो सांसद बने। वो अपने ऊपर ये फार्मूला लागू क्यों नहीं करते कि 2 के बाद नहीं या सांसद के बाद नहीं की, वो तो चौथी बार भी तैयार हैं। तो मतलब ये आपने जो बात कर दी 2 के बाद नहीं, हम 2, हमारे 2 वाला नारा चल रहा था, अब टिकटों को लेकर जैसे बातें सामने आ रही हैं, तो ये बातें जो इस समय हरियाणा के अंदर जो चल रही हैं, हरियाणा की पब्लिक समझती नहीं क्या ये हो कह रहा है? वास्तविकता यह है कि जनता को सचेत होने की ज़रूरत है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी तरफ बुरा हाल है। वास्तविकता यह है कि
जन समर्पित राजनीति का नितांत अभाव हो चुका है। सत्ता की लूट मची हुई है, या यूं कहिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये सत्ता की लूट है, लूट सके तो लूट हो रही है और बुरी तरह से हो रही है। और क्यों है? क्योंकि धन प्रधान राजनीति हो चुकी है, लोग सत्ता की ओर आकृष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठित गिरोह बन चुकी है सरकार। धन संग्रह का माध्यम है 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, इस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। जनता को समझना चाहिए और सही व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। ये समझने की बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या जनसेवा का माध्यम अकेली राजनीति रह गई है? अन्य जनसेवा के माध्यम इस धरती से तुरोहित हो चुके हैं। क्यों लोग अन्य माध्यमों की तरफ क्यों नहीं जाते? बागी जी, कांग्रेस के जो टिकट वितरण हुआ है उससे कितना संतुष्ट हैं, वो कितना जायज रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर के विद्रोह हुआ है। आप अपने करनाल जिला में ले लीजिए, धर्मपाल गुप्ता जी को नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर जी नीलोखेड़ी से 4.5 साल भाजपा सरकार का समर्थन करते रहे। अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ। 2 अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया और कांग्रेस ने अब उन्हें टिकट दे दिया। और ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाजपा सरकार 10 साल का हिसाब दे। 4.5 साल से तो यही स्वयं भाजपा के साथ रहे हैं। तो अवसरवादिता की राजनीति है। अब वो रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? नतीजा ये है कि वहाँ राजकुमार वाल्मीकि जी भी मैदान में उतर आए और उसके अलावा जो राजीव मामूराम गोंदर हैं वो भी निर्दलीय मैदान में उतर आए। एक नाम और है राजेंद्र बला का। हाँ, राजेंद्र बला ने भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। राजेंद्र बला जी हबीपा में भी थे, उसके बाद वे कांग्रेस में आ गए थे, हुड्डा साहब को समर्पित रहे, उसके बाद वो शैलजा से जुड़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका वरिष्ठता के बावजूद भी उम्मीदवारी का दावा गुटबाजी की भेंट चढ़ गया। उनको शायद कंसीडर ही नहीं किया गया, लेकिन वो वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी समय से राजनीति में हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बाकी जब बड़ा सवाल जो उठ रहा है, हम बात करते हैं करनाल की जी, करनाल विधानसभा की, करनाल जिले की बात करते हैं। अब मान लो करनाल विधानसभा का जो टिकट दिया गया है जगमोहन आनंद को दिया है भाजपा ने और उसका कड़ा विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ। तो ये जो विरोध हुआ और विरोध करने वालों ने ही बाद में सहयोग करना शुरू कर दिया। ये बात कहाँ तक आपको लगता है कि कौन सी राजनीति श्रेणी में आती है ये? जी, जगमोहन आनंद जी के बारे में ये कहा गया कि वे वरिष्ठता क्रम में योग्यता अर्जित नहीं करते या योग्यता स्तर में नहीं आते, मेरिट बेस पे नहीं आते। लेकिन मेरे ख्याल से जगमोहन आनंद जी 2 बार तो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं करनाल के और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर भी रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं 2 जिलों के। हाँ, मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो उनको पार्टी ने समझा कि वो उनको टिकट दी जाए, क्योंकि एक और भी बात है इसके अलावा भी, शायद कभी अतीत में बहुत शुरू में पंडित रतिराम जी शायद हुए हैं कोई, उनको छोड़ करके भाजपा ने करनाल से किसी गैर पंजाबी को टिकट दी नहीं है। और गैर पंजाबी को अगर टिकट दी गई तो माननीय श्री नायब सिंह सैनी थे, जो एक मजबूरी में उपचुनाव में आए और यहाँ से उनको खदेड़ दिया गया, विदा नहीं किया गया, खदेड़ा गया। उन्हें समझ में आ गया था कि वो उनकी यहाँ दुर्गति होने वाली है, तो उनको भेज दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने एक पीए तैनात किया था यहाँ, जो सैनी जी के नाम से ही थे, उनका नाम मैं पूरे से नहीं जानता, लेकिन उनको भी यहाँ से भगा दिया गया। और कोई कारण नहीं था उनकी नियुक्ति के बाद, उसका कोई विरोध हुआ उनका। तो ये तो स्वाभाविक था यहाँ से पंजाबी कैंडिडेट को देना है। और पंजाबी कैंडिडेट में उनको लगा कि सुखीजा जी से ज़्यादा बेहतर, या अशोक सुखीजा जी से ज़्यादा बेहतर, या संजय बटला जी से ज़्यादा बेहतर, या मुकेश अरोड़ा जी से ज़्यादा बेहतर, या श्रीमती रेणु बाला जी से ज़्यादा बेहतर जगमोहन जी बेहतर हैं। तो आपको याद होगा कभी चौधरी रामलाल वधवा और यहाँ पर और जो 2 पुराने नेता उस वक्त के थे, उनके समय में बृजभूषण गुप्ता जी सारी उम्र टिकट के अपेक्षा में रहे, लेकिन उनको नहीं दिया गया क्योंकि वो पंजाबी श्रेणी में नहीं आते थे। भाजपा मुख्यतः यहाँ से पंजाबी समाज को ही टिकट देती है। और अगर रेणु बाला गुप्ता जी ने यह अपेक्षा लगाई तो ये उनकी गलती है। शायद उनको ये भी मालूम नहीं होगा कि उन्होंने इस बात की स्टडी नहीं की होगी कि वो पहले बार जब आई थी चुन करके, तो वो निर्दलीय चुनी गई थी
और अपने बूते पर उन्होंने पार्षदों का समर्थन अर्जित किया था। दूसरी बार उनकी टिकट काट दी गई थी, फिर मजबूरी में वो टिकट दी गई और मुख्यमंत्री जी का प्रेस्टीज इशू हुआ, फिर उन्होंने उनको जिताया। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस वक्त भी टिकट देना चाहते थे रेणु बालाजी को। तो कुल मिलाकर के ये है कि उन्होंने एक श्रेणी तय की हुई है कि ये पंजाबी सीट है। बागी जी, बड़ा सवाल है, जिस प्रदेश के, जिस विधानसभा के दो दो मुख्यमंत्री रह चुके हों और वो विकास की बात ना करके जो दावे किए जाते हैं उसको लेकर अगर बात की जाए, तो जब दो दो मुख्यमंत्री नहीं कुछ कर पाए तो एक विधायक बनाकर वो कौन सा यहाँ पर तीर चला लेगा, क्या कर लेगा वो? 2 टर्म सीएम सिटी रहा करनाल, अभी भी सीएम सिटी है क्योंकि सिटिंग एमएलए यहाँ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसके बावजूद स्मार्ट सिटी की उपलब्धि भाजपा की दृष्टि में उपलब्धि क्यों नहीं है, या विकास के दावे उपलब्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, या उनको आगे रख करके चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है। और इस बात पे भी हैरान हूँ कि जो कांग्रेस है मुख्य विपक्षी पार्टी, वो भी विकास के मुद्दों को लेकर क्यों सवाल नहीं उठा रही है। स्मार्ट सिटी का मसला क्यों कांग्रेस की दृष्टि में एक मुद्दा नहीं है, या करनाल के 4, 5, 6, 8, 10 जो भी दरवाजे हैं, गेट बनाए गए हैं, किसी एक गेट पर दूरबीन लगा करके देखा जाए, दिखाया जाए, बताया जाए कि करनाल किस दृष्टि से, किस एंगल से स्मार्ट सिटी हुआ है। बागी जी, एक बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है करनाल में कोई ऐसी सड़क हो जहाँ पर गड्ढे ना हो? ऐसी कोई सड़क है? करनाल में बहुत सी उपेक्षाएं हुई हैं और ये उपेक्षित रहा है, ये सच है। ये अगर विकास की बात की जाए या सिम सिटी की बात की जाए, करनाल दिए तले अंधेरे की स्थिति है। करनाल कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेहद पिछड़ चुका है। विकास की दृष्टि से करनाल को बहुत चोट लगी है, बहुत धक्का लगा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको आज गिना करके, या पिछले विगत चुनाव में मनोहर लाल जी ने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य किए हैं उसको वो संसद लोकसभा के प्रत्याशी होते हुए गिना सके हों, बता सके हों, कह सके हों। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बड़ी अजीब सी और बड़ा दुखद अध्याय है जिसका जिक्र करते हुए बेहद दुख होता है। इस सब गोल कुछ न बोल, इस सब गोल कुछ मत बोल, ये आपको भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको बोलना जरूर है। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है कि आप ये खबर कहाँ से देख रहे हैं, ये जरूर बताइएगा हमें। और मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुन लेना। बागी जी, जो करनाल से भाजपा प्रत्याशी हैं जी, उन्होंने जी, जाट आरक्षण का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, जी, उन्होंने मूर्थल कांड का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। क्या हरियाणा की, करनाल की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि उसको आसानी से जिस मर्जी रास्ते पर डाल दिया जाए? जी, आपको याद होगा कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह ने और कुमारी शैलजा ने एक सवालों की फहरिस्त जारी की और ये पूछा कि 10 साल का हिसाब दिया जाए। लेकिन आप हैरान होंगे कि रोहतक के सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे या आरक्षण दंगे या मुरथल की घटनाएं जो हुई, वो भाजपा के माननीय श्री मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई। इसको लेकर के कोई सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया। क्या आप सोच सकते हैं इसकी क्या वजह है? जनता ने मेरी इसको बात रखी कि जो ये अब कैंडिडेट भाजपा का इस बात को उठा रहा है, तो जनता क्यों नहीं जवाब दे रही? कांग्रेस ने नहीं उठाए। कांग्रेस ने खुद ही जब ये सवाल नहीं उठाए, उसकी वजह माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की संदिग्ध भूमिका जैसा कि विपक्ष ने ठहराई थी, उसको लेकर वो सवाल नहीं उठाना चाहते। और भाजपा इसलिए नहीं उठाना चाहती और उठा रही है तो किसी और एंगल से उठा रही है क्योंकि इनके कार्यकाल में ये दंगे हुए थे। आप हैरान होंगे कि मुरथल की घटनाओं को लेकर के उस पूरे मामले को डिब्बा बंद किसने किया, उस पर क्लीन चिट किसने दी, और ये किसने कहा कि मुरथल में कुछ नहीं हुआ? कौन इसके लिए जिम्मेवार था? भाजपा इसके बारे में क्यों नहीं बोलती? भाजपा ही ने ये सब किया ना। और अब सवाल उठाए जाते हैं कि ये आरक्षण का इशू था। जाट आरक्षण का इशू तो भूपेंद्र सिंह जी का था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत चालाक राजनेता हैं।
आज वो ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे कि मैं सत्ता में आऊँगा तो जाटों को आरक्षण दिया जाएगा। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी मुद्दा नहीं है। तो उनको पता है कि जातीय आरक्षण दंगे जो हुए थे रोहतक के, वो बड़े शर्मनाक थे। उसको लेकर उन्होंने दिल्ली में जा कर के वो धरने पे भी बैठ गए थे। बड़े विवादास्पद मामला है। तो भाजपा चाहती है कि इस मुद्दे को उनके खिलाफ भुनाया जाए, लेकिन कुल मिलाकर के वो सवाल फिर उनकी तरफ आ जाता है कि आपके मतलब वो कहते हैं ना, एक उंगली अगर किसी को दिखाओगे तो तीन उंगलियां खुद पर उठ जाती हैं। ये भाजपा को सोचना चाहिए। ये वास्तविकता है। मनोहर लाल सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता थी और मुख्यमंत्री जी उन दंगों के दौरान बेहद चिंतित होकर के बिस्तरों पर चले गए थे और बेंत लेकर चलने लगे थे। हालत खराब हो चुकी थी और फौज बुलानी पड़ी थी और दंगे हुए थे। उसके लिए जिम्मेवार विपक्ष को अगर ठहराते हैं तो सरकार खुद कितनी जिम्मेवार है ये देख ले। उन दंगों के पीछे बहुत बड़ी भूमिका थी उत्तर प्रदेश के नेताओं की थी, हरियाणा की थी, और उस पर राजनीति हुई। ये कहा गया है तो आरएसएस ने करवाए, फिर ये कहा गया है तो बीजेपी ने करवाए, और बीजेपी ने कहा कि ये हुड्डा ने करवाए। तो ये सब चीज़ें चली। हरियाणा ने बहुत दुख झेला है। भविष्य में इस प्रकार के दंगे कभी ना हो, इस तरह का वातावरण कभी ना बने, घटिया राजनीति ना हो। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता से जाते जाते जाटों के आरक्षण और 4-5 जातियों के आरक्षण की बात की थी। आज वो इस बात को नहीं उठा रहे, लेकिन जब भी उन्हें सत्ता पे उनकी पकड़ कमज़ोर होती है तो वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उनसे ये अपेक्षा हमेशा है, वो ये अपेक्षा आप टाल नहीं सकते। हुड्डा साहब इस तरह के दंगे पंगे करवा सकते हैं यदि उनको राजनीतिक लाभ होता हो। तो इसमें बात जो आखिर में हम बात करना चाहेंगे, समरसता का भी ज्ञान बांटा गया। समरसता भाईचारे को लेकर एक अभियान भी चलाया गया, बड़े बड़े संत महात्मा बुलाए गए और भाईचारे का संदेश दिया गया। इस पूरे पाप को छुपाने का मूल मानते हो उसको आप? भाजपा इवेंटबाजी की आदी है। राजनीति का एक नया अध्याय भाजपा ने जोड़ा हुआ है। वो इस तरह की जो सीधी और सरल राजनीति की जानी चाहिए, वो भाजपा भी उससे पटरी से उतरी हुई है। कोई फायदा इन बातों का नहीं है, इन नाटकबाजी का, ड्रामेबाजी का नहीं है, समरसता की। भाई ये पॉलिटिशियन ही दंगे कराते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। आम जनता दंगे क्यों करेगी, क्यों कराएगी? उसी रोहतक में जाट, गैर जाट, पंजाबी सब मिलकर रह रहे थे और उसके बाद आज तक रह रहे हैं। तो अचानक क्या हुआ था? ये सब राजनेताओं की बदौलत हुआ। आपको याद होगा ओम प्रकाश धनखड़ जी जब उस दौरान गए थे लोगों के पास सद्भावना संदेश लेके, लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। तो भाजपा के माथे पे भी कलंक है वो दंगे। अगर वो उसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर आरोप लगाते हैं, बेशक उनसे आज तक ये सवाल उनके सर पे खड़ा है और बेशक वो लाख स्पष्टीकरण दे दें, चाहे बच्चों के नेम दे दें, कुछ ही कहें, लेकिन भाजपा के माथे पे भी वो दंगे कलंक कहीं इनके कार्यकाल में हुए थे। मुरथल का कांड भी, और इन्होंने ही क्लीन चिट दी थी कि मुरथल में कुछ नहीं हुआ। यदि मुरथल में कुछ हुआ था तो फिर क्लीन चिट क्यों दी गई? तो भाजपा का फेलियर था, क्या था ये मनोहर लाल जी का फेलियर था और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर उनकी पूरे कार्यकाल में लगातार हुए हैं। वो अच्छे प्रशासक नहीं थे। अगर प्रशासक की दृष्टि से किसी को जाना जाता है हरियाणा में तो वो सिर्फ माने चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब करनाल से पहली बार मनोहर लाल जी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने एक पम्फलेट जारी किया था, एक छोटी सी पुस्तिका जारी की थी और उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की सरकार को गिराने में मेरी भूमिका रही है, मेरा योगदान रहा है। ये उन्होंने लिखित रूप में कहा हुआ है और ये दस्तावेज किसी के पास ना हो तो मेरे पास है। वो दस्तावेज सार्वजनिक है लोगों के पास। भैया अगर आपके पास ना हो, गूगल पे सर्च कर लेना, सारा सामान बाहर आ जाएगा। अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। कांग्रेस की टिकट करनाल से सुमिता सिंह जी को मिली है, 2 बार एमएलए रह चुकी हैं। आज उनका नामांकन था, कई नेता गायब थे और बहुत से पार्षद उनके पक्ष में आ गए हैं खुलकर। मतलब कि एक माहौल बनाया है उनका। इसके बारे में क्या लगता है आपको, क्या वो जीत की और अग्रसर हो चुकी है? देखो, चाहे जगमोहन आनंद जी हों चाहे सुमिता सिंह जी हों, अति आत्म उत्साह में और कॉन्फिडेंट में होकर के ये चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए। चुनाव बहुत बार 99 पे जाकर 0 पे आ जाता है। एक बार मुझे याद है जयप्रकाश गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे थे और उनके कुर्ते में कहीं मतदान केंद्र में जाते हुए एक चिटकनी का कट लग गया, चिटकनी से कट लग गया, दरवाजे की चिटकनी से, और शहर में अफवाह फैल गई कि वो जयप्रकाश गुप्ता जी को चाकू लग गया। वो बिल्कुल लगातार
निरंतर जीत की ओर थे और वो चुनाव हार गए थे। तो छोटी छोटी घटनाएं बड़ी प्रभावित करती हैं। सुमिता सिंह जी का 10 साल के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में करनाल की राजनीति में पुनः प्रवेश हुआ है। उन्हें बहुत संभल कर चुनाव लड़ना चाहिए। ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि भाजपा के घर में फूट है या वो कैंडिडेट मजबूत नहीं है, ऐसा नहीं है। भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है और कांग्रेस के पास संगठन नहीं है और कांग्रेस बड़ी बुरी तरह से अंतर विभाजित है। कोई भी दाव, कोई भी चाल उनको नुकसान कर सकती है। यदि उनको लगता हो कि वो कांग्रेस की सरकार आ रही है और जनता प्रभावित है और एक तरफा चुनाव है, ऐसा सोचकर नहीं चलना चाहिए। चुनाव को बड़े तोल करके और कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए। जगमोहन आनंद जी ऐसा 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 जहाँ जहाँ उनको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं और दल में भी आंतरिक एकता होती जा रही है। और जो लोग कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं वो साथ आ चुके हैं, उन्हें समझा दिया गया है, बैठा करके बता दिया गया है। बाहर की और उनका विरोध नहीं है। अंतर विरोध के कोई इस तरह के मायने नहीं होते। ठीक है, दिखाई दे रहा है बहुत सी चीज़ें आज सुमिता सिंह के खेमे में भी नहीं है, जैसे त्रिलोचन सिंह आज उनके साथ नहीं है और मनोज वधवा जी छदम नीति में रहते हैं। मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह से कहने के बावजूद उनके साथ हों। बेशक वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया कि इस चुनाव में मुझे टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे चुनाव में लड़ूंगा। और भीमसेन मेहता जी भी नहीं आए हैं सामने, टिकट भी नहीं दिया इस बार। हाँ, उनको टिकट भी नहीं दिया, ना वो इंद्री से और ना करनाल से। और वो मुझे नहीं लगता वो चल रहे हैं। आज चलते तो आज साथ होते, वो भी नहीं आए। और जो गुप्ता जी हैं, उनका पूरा नाम क्या है, गुप्ता जी का जो प्रत्याशी के रूप में दावा किए हुए थे, आपको मालूम होगा कौन सी पार्टी के? कांग्रेस की तरफ से जिनका नाम आया हुआ था कि इनको शायद टिकट मिल जाए। सुरेश गुप्ता मतलोडा। गुप्ता मतलोडा की बात हुई, उनका नाम चल रहा था। हाँ, उनका नाम बहुत बड़े और जोर शोर से लिया जा रहा था शैलजा ग्रुप की तरफ से। बात ये भी आई थी कि शैलजा ने तो ये यहाँ तक विरोध कर दिया है कि यदि सुमिता सिंह को टिकट दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। तो ये सारी बातें इस तरह से फैली हुई हैं। कांग्रेस अंतर स्तर पे विभाजित है, संगठन उसके पास है नहीं। निजी स्तर पर तंत्र खड़ा करके चुनाव लड़ना एक बड़ा चुनौती का विषय है। लेकिन बाकी जी आपको ये मानना पड़ेगा, आज नामांकन के समय जी, आज जो भीड़ थी सुमिता सिंह जी के साथ, जो लोग समाज के लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, जगमोहन वाले में नहीं थी इतनी। देखो बात ये है, ये सच है कि सुमिता सिंह जी के आज नामांकन का जो रोड शो था उसमें भीड़ थी, वो स्वयं उत्साहित थी, उनके साथ जनता उत्साहित थी। ये उसका कारण है जो मनोहर लाल जी के समय में इनकम्बेंसी फैक्टर था, सत्ता विरोधी लहर थी, वो लोकसभा चुनाव बीतने के बावजूद भी यथावत है। और मनोहर लाल जी को लोगों ने सम्मानजनक विदाई दी है, उन्हें जिताया नहीं है। और इसकी एक और वजह भी है, करनाल की जनता ये कलंक अपने माथे पे नहीं लेना चाहती थी कि वो किसी भी बड़े नेता को अपने यहाँ से हरा देते हैं। सुषमा स्वराज जी को उन्होंने हराया और भजनलाल जी को उन्होंने हराया, तो शायद कहीं लाज रख ली गई है उनकी। और 2 लाख वोटों से जीते, ये भी कोई लाज? हाँ, वो लाज रख ली गई है उनकी। और वो जो एक मराठा जी ने जो टिप्पणी कर दी थी पंजाबी समाज पे, वो भी उनके अनुकूल चली गई। तो कुल मिलाकर के ये वो ना समझे, अब 9 विधानसभा क्षेत्र हैं करनाल संसदीय क्षेत्र में। तो आप क्या समझते हैं कि मनोहर लाल जी कितनी सीटों को जिता पाएंगे? परिणाम आपके सामने होगा, आप देख लेना। आप 9 की बात कर रहे हैं, जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो लगभग जी 35 से 36 सीटों पर सफाया होता नजर आ रहा है। देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के यह है कि भाजपा की स्थिति सत्ता विरोधी जो लहर है उसकी पकड़ में है, उसकी जकड़ में है और प्रभावी रणनीति है नहीं। मुख्यमंत्री जी की स्थिति लगभग गौण है। प्रधान भूमिका के रूप में अभी भी मनोहर लाल जी हैं, जबकि वो केंद्र में जा चुके हैं। उनके अगर वो स्वयं इतने सक्षम और समर्थ और जिताऊ नेता होते तो केंद्र को क्या जरूरत थी नेतृत्व परिवर्तन की? हरियाणा में जंबो जेट स्टार प्रचारक उतारने की, जंबो जेट स्टार प्रचारक भी उतारे गए हैं, उनको बदला गया है। तो ये केंद्र पता नहीं किस तरह का प्रयोग कर रहा है।
कि वो उनको हटा भी दिया गया, सेंटर में ले भी गए, नया अपना मुख्यमंत्री भी तैनात कर दिया, फिर भी प्रधान भूमिका नहीं की है। ये बड़ा खतरनाक प्रयोग है जो भाजपा कर रही है, प्रोफेसर विरोधाभासी प्रयोग है। इसके नतीजे ठीक नहीं निकलेंगे आपके सामने। मेरी बात से शायद आज भाजपा ये सोच ले कि मैं किसी प्रभावित या पूर्वाग्रह या दुराग्रह मत से बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सामने परिणाम सामने होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके अच्छे परिणाम सामने। खुद करनाल लोकसभा की 9 सीटों पर मतलब ये एक संघर्ष की स्थिति है और कांग्रेस हावी है, और जो भाजपा के कैंडिडेट जीतेंगे वो व्यक्तिगत प्रभाव के कारण ही कहीं जीत पाएंगे, अन्यथा। प्रभाव कहाँ से दिख रहा है आपको? व्यक्तिगत प्रभाव कहाँ से? व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब है कि अगर प्रत्याशियों की तुलनात्मक छवि में कोई प्रत्याशी हावी है, मेरा तात्पर्य वो है। चलिए, हाँ। आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।